हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए खास करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बिंदु को आधारित करते हुए एक एक बिंदु को आधारित करेंगे हम खास किसके बारे में, एक एक प्रश्नों को, और उस प्रश्नों की श्रृंखला को समझने की बात करेंगे, समझेंगे उस पर्याय को जो हमारी परीक्षा के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो विषय संकल्पना में आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं की बात करें, चाहे आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, या फिर आपके आरओ यारो का पेपर हो, या ऐसे न जाने कितने परीक्षाएं, हाई कोर्ट का आपका आरओ यारो हो, या और भी संदर्भ हो, तो उन सारी चीजों को लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो खास आप लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इस संकल्पना को बनाए रखिए और खास करके इस सेशन को क्या करें, लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दें, ताकि उन तक भी क्या किया जा सके, इस सेशन को पहुंचाया जा सके। अपने क्रम की अपने श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करते हैं, एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए, खास करके एक एक पर्याय के रूप में कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना सदैव से आपको हमें देखने को मिलती है। क्रम की अगर बात की जाए तो अंकिता सिंह, धीरेन्द्र यादव, सूफिया, जयवीर सिंह, विवेक कुमार, कई सारे लोग जो आपके जुड़ चुके हैं। बस आप लोग इस क्लेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। क्रम की आपकी श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी है। अपने बिंदु के साथ पहले प्रश्न के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंतव्यों की बात करें तो सबसे पहला नाम है कि उच्च पुरापाषाणीन युगीन हड्डी की बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा हमें कहां से प्राप्त हुई है, जो खास करके बेलन नदी घाटी में देखने को मिलती है। आज बेलन नदी घाटी की जब बात की जाए तो वहां पे क्या है, एक हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा आपको देख मिलती है। और इस प्रतिमा की जब बात की जाए तो यह प्रतिमा बेसिकली कहां से समित है। आज इस प्रतिमा की जब बात की जाए तो इस प्रतिमा को हम कहां से प्राप्त करते हैं। खासा इस प्रतिमा की जब बात की जाए तो इस प्रतिमा का संदर्भ क्या होता है, तो इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। प्रतिमा की जब बात की जाए तो यह प्रतिमा हमें कहां से प्राप्त हुई है, किसके परिपेक्ष की बात चल रही है, हमारे यहाँ पर खास करके एक प्रतिमा की बात चली है। और इस प्रतिमा का संदर्भ क्या है, तो इस प्रतिमा का नाम हमें देखने को मिलता है किस परिपेक्ष में। आज यूपी के परिपेक्ष की जब बात की जाए और यूपी के परिपेक्ष में खासा किसका नाम आता है, हमारे आधार की जब बात की जाए तो हमारे आधार पे खासा राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं, तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बिंदु की जब बात की जाए तो उसका पर्याय क्या होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करिए, अब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जितने भी संदर्भ होते हैं, जितनी भी संकल्पनाएं होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके साथ साझा करते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन उठाना है, लिखना है जीके जीएस बाई अमित पांडे, और जैसे आप लिखते हैं तुरंत ही क्या होता है, आपको ये चैनल मिल जाता है। और मुख्य बात अब आपकी क्या हो गई है, सारी चीज़ों को एक क्रम में आप देख सकते हैं। थेरी वाला पार्ट आपका अलग चल रहा है, खास करके लाइव क्लासेज आपकी अलग चल रही हैं। और आज से ही तो हमने बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ डाला है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी कौन है, ठीक है। पहला संदर्भ तो यही हमने बताया कि आज यूपी के पड़ोसी कौन है, थोड़ा इनके बारे में तो बताइए। आप लोग तो जानते हैं पूरी तरीके से, इस पर्याय को पूरा पहचानते हैं, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान पड़ोसी कौन जाने जाते हैं, ठीक है। वर्तमान पड़ोसियों की जब बात की जाए तो यूपी के वर्तमान पड़ोसी कौन जाने जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगा। और बाकी मातृ देवी की प्रतिमा की जब बात की जाए तो मातृ देवी की जो प्रतिमा है वह कहाँ से हमें देख मिलती है, तो कई बार आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर मातृ देवी की प्रतिमा की जब बात की जाए तो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह प्रतिमा हमें देख मिलती है हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य है। यह कहाँ से होती है, तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी। ये क्वेश्चन कल हो गया था, गलती से कह सकते हो कल वाली फाइल ओपन हो गई थी, ठीक है। आज के परिपेक्ष की बात करते हैं। आज में पहला शब्द है कि नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वह कौन था। पहला प्रश्न है कि नाना साहब का कमांडर और चीफ जो नाम दिया जाता है वह किसे दिया जाता है। विवेक वर्मा करें, यूपी जी के नोट लेना है, ठीक है। देखो, नोट वोट लेने के लिए पगलाओ ना, ठीक है, सीधी सी बात, किसी का कोई नोट नहीं होता है। और हम तो बार बार कहते हैं कोई यूट्यूबर नोट कैसे दे सकता है, बकलोल आदमी, ठीक है। सीधी सी बात है, यूट्यूबर जो होगा वो पढ़ाने का काम करेगा, किताब लिखने का काम थोड़ी न करेगा। किताब लिखने का काम कौन करते हैं, वो कंटेंट राइटर करते हैं। इसी कारण से किसी यूट्यूबर की किताब के चक्कर में ना फंसो। पहली बात, पढ़नी है ऑथेंटिक किताब पढ़ो, जो प्रकाशन की किताबें होती हैं। और हमने तो पीछे आपको बताया भी था, अगर आपकी पहुंच है तो आप वार्षिकी ले लीजिए उसका, प्रकाशन विभाग का। लेकिन हम तो कभी ना कहेंगे कि उस किताब से आप पढ़िए, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, कोई मतलब ना है। आप वही वो जो पतली सी आती है ना, घटना चक्र या परीक्षावाणी की, बहुत सफिशियंट है और बहुत यूनिक किताब है। मतलब आप समझ सकते हो कि हम भी जब कभी रेफरेंस लेना होता ना, जब हमें भी कुछ करना होता है तो हम भी उसी किताबों को उठाते हैं।
कई बार हमारे पास तो सारी प्रकाशन की किताबें हैं, लेकिन हम किसी को ना छूते हैं, हम उन्हीं दोनों को क्या करते हैं, रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अथेंटिक है, उसमें ज़्यादा गलती वगैरह ना है। कहीं एक आध पॉइंट गलत मिल गया तो उतना तो होता है भाई, हम ही पढ़ाते हैं, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, मनुष्य है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो किसी नोट सोच के चक्कर में ना फंसो। रही बात हमारी नोट, तो अभी हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। ठीक है, बस वही है, खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, वही इतना है। नोट्स अभी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। क्लास अगर आपने किया होगा तो क्लास के आपने नोट बनाए होंगे, वो किसी के पास हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी अब अपडेट वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि नई नई चीज़ें परिवर्तित होती जा रही हैं। नाना साहब के कमांडर इन चीफ के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है? बेसिक ध्यान रखिएगा, नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क्या होता है? तो कई बार आपने सुना होगा, इनका नाम था तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे की जब बात की जाए तो तात्या टोपे का नाम आपने सुना होगा, खास करके ये कमांडर इन चीफ थे। किस परिपेक्ष में? तो आप भी जानते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो 1817 की क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के परिपेक्ष में इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। खास करके अगर देखा जाए तो इनका संबंध कहाँ से था, तो आप भी जानते हैं, कानपुर। कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर में एक लोकेशन है बिठूर, तो कानपुर के बिठूर नाम के लोकेशन से संबंधित क्या होता है, इन सब का नाम देखने को मिल जाता है। तो बिठूर नाम के लोकेशन में ये लोग रहते थे, और वहीं पर इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध आपके 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में किया था। आज बिंदु की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कमांडर इन चीफ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नामों की बात करते हैं तो नाना साहब ने कहां से विरोध किया था? तो नाना साहब की जब बात की जाए तो नाना साहब भी क्या थे, आपके कानपुर से ही संबंधित थे। ठीक है, तो नाना साहब की जब बात की जाए तो ये भी आपके कानपुर से संबंधित है, जिन्होंने क्या किया था, मिला जुला के आपके 1857 की क्रांति का विरोध किया था। तो नाना साहब का नाम ध्यान रखिएगा, खास करके किसके रूप में, आपके तात्या टोपे के परिप्रेक्ष्य में नाम आता है कि 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। नामचंद पांडुरंगा की जब बात की जाए तो ये किसका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअली आप भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, आप कहेंगे हमारा नाम, बिल्कुल हमारा नाम भी है। हमारा नाम है अमितेश कुमार पांडे। ठीक है, का नाम है अमितेश कुमार पांडे। जब भी कभी कागजात की बात आती है ना, तो उस दशा में हम इस नाम से बुलाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हमें लोग अमित कह देते हैं, तो इसी कारण से आप लोग शायद हमें अमित के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारी संकल्पना हो गई। तो इसी तरीके से जितने भी लोग होते हैं ना, उनके अलग अलग नाम आपको दिख मिलते हैं। अब नामों की जब बात की जाए तो नामों को लेकर के आप कह सकते हो किसका नाम वास्तविक रूप से रामचंद्र पांडुरंगा था। तो ये जो नाम हमें देख मिलता है वो खास करके तात्या टोपे का था। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। नाना साहब की जब बात की जाए तो नाना साहब का नाम क्या था? तो नाना साहब के बारे में आपने सुना होगा, इनको धूधू पंत कहा जाता था। क्या? धूधू पंत के रूप में इन्हें नाम दिया जाता था, आपके किसके रूप में? नाना साहब के रूप में। अच्छा, रामचंद्र पांडुरंगा की जब बात की जाए तो इन्हीं से नाम ध्यान रखिएगा, एक नाम और आपने सुना होगा, किसके रूप में? तानसेन के रूप में। क्योंकि तानसेन की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इसी परिपेक्ष में आपने सुना होगा, उनको कहा जाता है रामतनु पांडे। क्या कहा जाता है? तानसेन की जब बात की जाए तो इनको नाम दिया जाता है रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे की जब बात की जाए तो इनका नाम खासा ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? प्रेमचंद के बारे में। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। तो धनपत राय की जब बात की जाए तो ये प्रेमचंद का वास्तविक नाम था। इवन इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक नाम और आपने सुना होगा, जब हम फिराक गोरखपुरी की बात करते हैं। क्या नाम था? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की जब बात की जाए तो इनका नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का कोई नाम बताएगा? हमें याद नहीं आ रहा है फिराक गोरखपुरी का नाम। ठीक है, फिराक गोरखपुरी के अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम और हमारे यहाँ पर काफी चर्चा में रहता है, खास करके महेश दास। क्या कहते हैं? महेश दास। किसका नाम होता है? महेश दास की जब बात की जाए तो ये बीरबल का नाम था। ठीक है, बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल का नाम महेश दास के रूप में देखने को मिलता है। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था भाई? फिराक गोरखपुरी किस नाम से जाने जाते थे? फिराक गोरखपुरी कोई बताए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें याद नहीं आ रहा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? तो वास्तविक नाम के परिप्रेक्ष्य में रामचंद्र पांडुरंगा तात्या टोपे का था, नाना साहब का दोदे पंत था, तानसेनु का रामतनु पांडे था, फिर आप कह सकते हो कि प्रेमचंद धनपत राय के रूप में, और महेश दास की जब बात की जाए तो ये बीरबल के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग व्यक्तियों की जब बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग फेमस जो पर्सनालिटी होते हैं, उनके नाम हमें अलग अलग संदर्भों में क्या होता है, देखने को मिल जाता है। और सीधे शब्दों में आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में क्या किया जाता है, कई बार पूछा जाता है।
ठीक है, कई बार क्या किया जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है, तो इस कारण से इनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क्या किया जाता है, कई बार आपके पूछा जाता है। ठीक है, फिराक गोरखपुरी कोई बताएगा? अच्छा, रघुपति सहाय, बिल्कुल आपने सत्य कहा, रघुपति सहाय। तो रघुपति सहाय की जब बात की जाए तो रघुपति सहाय ध्यान रखिएगा, ये किसका नाम है, फिराक गोरखपुरी का है, ये गोरखपुर से समित है। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते ना फेमस पर्सनालिटी, तो वो अपने नाम के साथ क्या करते हैं, अपने लोकेशन का नाम जोड़ लेते हैं, जैसे ये गोरखपुर से समित है तो गोरखपुरी नाम आता है। इसी तरीके से आपने सुना होगा किसके बारे में, अब्दुल कादिर बदायूनी, क्या बोलते हैं, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इनका संबंध क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये बदायूं से समित थे, बदायूं से समित थे। इवन आपने सुना होगा कैफी आजमी, आजकल नाम आपने सुना होगा कैफी आजमी, तो कैफी आजमी का नाम किससे समित हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये आजमी मतलब आजमगढ़ से समित है। इवन इसी तरीके से आपने सुना होगा किसके बारे में, पद्मावत के लेखक थे, क्या नाम था, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका नाम आपने सुना होगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनका संदर्भ क्या हो जाता है, इनका संदर्भ ये हो जाता है कि ये जायस नाम का जो लोकेशन है आज आपका अमेठी नाम के लोकेशन में, वहां से इनका संबंध है। तो कुछ फेमस जो पर्सनालिटी होते हैं ना, वो अपने नाम के साथ अपने प्लेस का नाम ऐड कर लेते हैं, तो इस कारण से इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अलग अलग नामों को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसका संबंध हमें नहीं देखने को मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध हमें बेसिकली नहीं देखने को मिलता है, और ये नाम होता है बेगम हजरत महल का, कुंवर सिंह का, या फिर आपके ऊधम सिंह का, या फिर मोहम्मद अहमदुल्लाह का नाम। आज बिंदु की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ, तो आपको कई बार हमने बताया। पहली बात 10 मई 1857 को हमने क्या किया, अंग्रेजों के परिपेक्ष में इस विरोध की शुरुआत की, कहां से, मेरठ से। क्या इस विरोध का नाम दिया गया, तो इस विरोध का नाम दिया गया सिपाही विद्रोह। आपके पेट परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा था। सिपाही विद्रोह की जब बात की जाए तो इसे नाम दिया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो रोटी और कमल, आपने इसके सिंबल के बारे में देखा था। रोटी और कमल के अलावा अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा जो विरोध करने वाली सेना टुकड़ी थी उसका नाम था काली पलटन सिपाही। काली पलटन सिपाही की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। आगे चल करके ये विरोध करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं, तो ये विरोध करके पहुंच जाते हैं आपके दिल्ली में। और दिल्ली की जब बात की जाए तो वहां पर किसका नाम, आपने बहादुर शाह जफर के बारे में सुना होगा। बहादुर शाह जफर जो कह सकते हो कि अंतिम मुगल शासक माने जाते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा इनको हटा दिया जाता है और इनको पेंशनर बना दिया जाता है। तो अंतिम मुगल शासक के रूप में बहादुर शाह जफर का नाम देख मिलता है, क्योंकि इनको क्या किया गया, खास करके आप कह सकते हो कि लोगों के माध्यम से क्या किया गया, इनको राजा तो बना दिया गया, लेकिन राजा बनाने के बाद इनको हटा दिया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो संबंधों की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण देख मिलते हैं, बहादुर शाह जफर का नाम। अब जफर जी की जब बात की जाए तो ये तो संबंधित थे अंतिम शासक के रूप में, लेकिन नामों की जब बात की जाए तो कौन सा नाम इसमें संबंधित नहीं है। देखिए 1857 की जब बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्लाह, इनका तो संबंध बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इनकी जब बात की जाए तो अयोध्या की धरती आपको पता होना चाहिए, अयोध्या फैजाबाद की जब बात की जाए तो इनका संबंध फैजाबाद से था। और आजकल तो आपने सुना होगा कि जिस तरीके से भव्य स्तर पे राम मंदिर बन रहा है खासा आपके अयोध्या में, रामनगरी में, तो जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उसी परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने क्या किया था, 5 एकड़ की जमीन आपकी कह सकते हो कि जो दूसरा पंथ था उसको दिया था कि आप अपनी मस्जिद भी बनाइए। अभी तो उसका भी नाम चर्चा में आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसको भी बड़े यूनिक तरीके से उस लोकेशन में बनाया जाएगा, और बताया जा रहा है कि जो मक्का के इमाम हैं वो उसके उद्घाटन में आएंगे। बेसिक अगर देखा जाए तो वो मस्जिद हम इस कारण से चर्चा में ले रहे हैं क्योंकि इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम से क्या किया जा रहा है, उस मस्जिद का नामकरण किया जा रहा है। तो खासा ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अहमदुल्लाह जो फैजाबाद से इस क्रांति के नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह की जब बात की जाए तो ये बिहार से, आपने नाम सुना होगा, बिहार खास करके वहां पे एक लोकेशन पड़ता है जगदीशपुर, तो बिहार के संबंध में इनका नाम होता है। बेगम हजरत महल, इनका नाम कहां से समित है, तो ये तो आप भी जानते हैं ये लखनऊ से समित है। आज लखनऊ की धरती की जब बात की जाए तो बेगम हजरत महल का नाम यहां से समित होता है। तो बचा कौन, ऊधम सिंह, क्योंकि ऊधम सिंह के बारे में आपने सुना होगा। ऊधम सिंह की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया था, खास करके वो जो बम फोड़ने वाली घटना होती ना उस परिप्रेक्ष्य, उनके परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा ऊधम सिंह वगैरह का। एक तो आपने बटुकेश्वर दत्त और क्या नाम सुना था, भगत सिंह का नाम सुना था, तो उसी परिप्रेक्ष्य उसी काल में ऊधम सिंह का नाम आता है। और इनके परिप्रेक्ष्य बताया जाता है कि ये अंग्रेजों से लोहा लेने वाले व्यक्तियों में एक आते हैं। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो इनका संबंध 1857 की क्रांति में नहीं आता है, बल्कि इनका संबंध क्या होगा 1900 बाद के में आ
जाएगा। ठीक है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। यहाँ पे भारत की जब बात की जाए तो भारत के जो शिक्षित मध्य वर्ग थे, अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने क्या काम किया था। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, बिल्कुल सत्य बात है। 1817 के विद्रोह का समर्थन किया था, बिल्कुल सत्य बात है। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, बिल्कुल सत्य बात है। या फिर देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। मतलब अगर हम 1857 की क्रांति की जब बात की, जिसको हम एक रूप में क्या नाम देते हैं, सिपाही विद्रोह नाम देते हैं, तो सिपाही विद्रोह के परिपेक्ष में ये जो हमारे यहाँ का शिक्षित वर्ग था, इस शिक्षित वर्ग की जब बात की जाए तो इसने क्या किया था, क्या अपना सहयोग दिया था या फिर इससे दूरी बनाई थी या फिर इसके परिपेक्ष में किसी से अपनी लड़ाई वगैरह जारी की थी। अगर इसे बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु को हम किस रूप में देख पाते हैं, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग। तो सीधे शब्दों में आप भी जानते हैं मध्यम वर्ग ने अगर साथ दिया होता तब तो हम आगे हो गए होते। हमारे यहाँ पर किसानों ने, महिलाओं ने, इन सब लोगों ने कहाँ साथ दिया था, केवल सिपाहियों ने क्या किया था, चुरपुर विद्रोह कर लिया था। हालांकि बाद में कुछ छोटे मोटे राजा वजा इसमें शामिल हो गए थे, कुछ छोटे किसान वगैरह शामिल हो गए थे, अधिक मात्रा में लोग नहीं आए थे। और मुख्य रूप से जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो तो बिल्कुल नहीं आया था। तो सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति में ये इसमें आए ही नहीं थे। मतलब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया, ना तो इसका कोई समर्थन किया। मतलब ये इससे ना तो साथ ही आए ना इसका विरोध किया, ये बिल्कुल इससे दूर ही रहे। परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इन्होंने तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस परिपेक्ष अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे वर्ग ने क्या किया, इससे तटस्थता अपनाई। और इसी कारण से आपने सुना होगा पहले चरण में क्या किया था। हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब बात की जाए तो इनका संबंध काफी महत्वपूर्ण आता है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा पहला काम क्या किया गया, अपनी पत्रिका जो होती है कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा के माध्यम से क्या किया गया, खास करके जो देश हित की बातें होती हैं उसको पहली बार रेखांकित किया गया। तो इसी कारण से हम लोग कई बार क्या कहते हैं, इनको एक तरीके से कह सकते हो नव जागरण के परिपेक्ष है अपने यहाँ पे देशभक्ति के हित की जब बात की जाए तो उसके जनक के रूप में भी देख पाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्योंकि इनके पास क्या था, पत्रिका प्रकाशन होता था। पत्रिका कौन पढ़ता है, किसान तो पढ़ते नहीं, यही पढ़ा लिखा वर्ग पढ़ता है। पढ़ा लिखा वर्ग चूंकि कह सकते हो इसको कोई फील नहीं था कि हम आज़ाद हैं या गुलाम हैं, उसको कैसे ये फील कराया जाए। तो उसके पास जब कोई कथानक जाएगी, जैसे मान लेते हैं कि जब हम लोग किसी घटना को पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कोई विशेष प्रकार की घटना होती है जो हमारी आंखों को द्रवित कर जाती है। बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो ऐसा होता है जो थोड़ा सा लगता है यार बहुत गलत हो गया। तो ये कब पता चला, जब हमने उस कहानी को पढ़ा, जबकि हम वहां पे नहीं थे। अब जैसे मान लेते हैं कि अभी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा था हिट एंड रन के इनको लेकर के, हमें ठीक लगा हिट एंड रन बहुत अच्छा है, 10 साल का जुर्माना, 7 साल का ये, 25 लाख का केस, दुनिया भर की चीजें। लेकिन जब हमने ट्रक वालों की हालत देखी ना तो हमें लगा नहीं गलत तो हो रहा है। क्यों, क्योंकि काम करे कोई दूसरा और जुर्माना केवल एक व्यक्ति भरे, ये तो गलत बात है ना भाई। जिसके पास थार है, जिसके पास एसयूवी है, एक्सीडेंट तो वो लोग भी करते हैं, क्यों ना उनके ऊपर अप्लाई हो। तो उन्हें क्यों बड़े आदमियों के घर के लड़के होने की वजह से छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब समानता लाई जा रही है तो सबके साथ लाई जाए। तो इसका मतलब ये घटना हमें कैसे पता चली, जब हमने उसके तह में जाने की कोशिश की, जब हमने उसके बारे में पढ़ा। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था ये इससे दूरी बना के रखता था। तो उनको क्या किया जाए, सूचनाओं के बारे में एक जो कलेक्शन होती है वो माध्यम था ये पत्रिकाएं। तो पत्रिकाओं के माध्यम से पहली बार क्या किया गया, यहां पर उनके पास सूचनाएं पहुंचाई गई। तो इस कारण से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम जुड़ जाता है। बहरहाल 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये असफल हुआ, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जब बात की जाए तो ये आप भी जानते हैं ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। उसका मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है। असफलता की जब बात की जाए तो असफलता का मुख्य कारण हमें बेसिक रूप से देखने को मिलता है। इस कारण की जब बात की जाए तो यह नाम होता है भारत में जो सिपाही वर्ग था, अगर इसकी बात की जाए तो सिपाही के उद्देश्यों में एकता में कमी थी। भारतीयों के राजाओं की जब बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार के साथ इन्होंने दिया था। ब्रिटिश सिपाही के कहीं अच्छे सज्जित और सुगंधित थे या फिर उपयुक्त सभी। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, आज हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जब बात की जो 1857 में आपका आयोजित किया गया, अगर उस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ये असफल हुआ। क्योंकि आप भी जानते हैं सफल तो हुआ नहीं, उसके बाद हम क्या हो गए, 90 सालों के लिए गुलाम बन गए। क्योंकि 57 में क्रांति हुई थी और हम 1947 में आज़ाद होते हैं। और ये क्रांति ही कहीं ना कहीं और अंग्रेजों को क्या करती है, मजबूत बना देती है। क्योंकि इस क्रांति के बाद क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो जाता है और अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सीधे तौर पे महारानी शासन अर्थात इंग्लैंड का प्रशासन जो था वो अब शासन करने के लिए तत्पर हो जाता है।
तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, हम मुख्य कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। मतलब जो जहां पाया विरोध कर दिया, कोई टेंशन नहीं है, विरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, विरोध चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना, सीधी बात, लक्ष्य होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। तभी आपसे बार बार कहा जाता है कि आप अगर परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो पहला क्या होना चाहिए, परीक्षा की डेट आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस क्लियर होना चाहिए। आधी तैयारी यही हो जाती है। तो यहाँ पे लक्ष्य की कमी थी, एकता की कमी थी। फिर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कई सारे भारतीय ऐसे राजा थे जो ब्रिटिश चाटुकार थे, और उन्होंने ब्रिटिश के लुहानों में, खास करके आप कहते हो तो किसी को राज्य दे दिया, किसी को सैनिक टुकड़ी दे दी, उसी चक्कर में भारतीय राजा उनके साथ चले गए। फिर एक नाम आता है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित थे। अच्छे सज्जित मतलब क्या, हमारे यहाँ के सिपाहियों के पास वो पुरानी घिसी हुई बंदूक थी, जबकि उनके पास क्या था उसी टाइम पे, गोला बारूद, आप कह सकते हो कि कार वगैरह की जो संकल्पना है। हमारे यहाँ के सिपाही पैदल जा रहे हैं, उनके पास जूते तक नहीं है, उनके बूट ऐसे थे कि एक बार अगर लात मार दे तो हमारे यहाँ के जो सैनिक थे वो घायल हो जाए, इतनी मजबूती थी। इसका मतलब वो संगठित और सुसज्जित थे, उनका प्रशिक्षण होता था। हमारे यहाँ के क्या थे, लाठी डंडा हंसिया उठा करके घूमने वाले व्यक्ति। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये सारे कारण हो जाते हैं इसके विफलता के परिप्रेक्ष्य में। नाम आता है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जब बात की जाए तो उसमें एक सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहासकार की जब बात की जाए तो उसका नाम हमें प्रमुख रूप से मिलता है। यह नाम होता है आरसी मजूमदार के रूप में, ताराचंद के रूप में, बीडी सावरकर के रूप में, या फिर एस एन सेन के रूप में। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, खास करके जिसको हम 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं, तो 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो इस क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कौन एक सरकारी इतिहासकार था। मतलब आप कह सकते हो कि जो अंग्रेजी सत्ता थी, उस अंग्रेजी सत्ता के द्वारा इस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, और इसका पूरा मंतव्य था कि आप क्या करेंगे, उस संकल्पना को क्या करेंगे, लिखेंगे, उस संकल्पना को क्या करेंगे, लिख करके बताएंगे। तो खास करके अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है हमारे यहां पर, खास जब हम इस बिंदु की बात करते हैं। इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु का नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। क्या नाम आपको देखने को मिलता है हमारे यहां पर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार? प्रमुख रूप से इनका नाम क्या देख मिलता है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की जब बात की जाए तो उसके सरकारी इतिहासकार के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है? आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर, या फिर एस एन सेन। इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसका संदर्भ क्या होगा? 1857 की क्रांति के सरकारी वकील के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है? तो इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जो सरकारी वकील नियुक्त किए गए थे, अगर हम बात करें तो सरकारी वकील जो नियुक्त किए गए थे, अगर सरकारी वकील की बात करें, सरकारी इतिहासकार, तो सरकारी इतिहासकार के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई थी उनका नाम था मजूमदार। मजूमदार। लेकिन मजूमदार की जब बात की जाए तो थोड़ी सी अनबन होने की वजह से क्या किया इन्होंने, क्या किया था, अपने इस काम को नहीं किया, मतलब कह सकते हो इससे मना कर दिया। तो मना करने की दशा में क्या होता है, एस एन सेन की जब बात की जाए, एस एन सेन की जब बात की जाए तो एस एन सेन को क्या किया गया, यहां पे नियुक्त किया गया। और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था, 8057। तो 57 की जब बात की जाए तो इसके नाम से क्या किया था, इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। तो 1857 की क्रांति के रूप में क्या किया था इन्होंने, ये पुस्तक एस एन सेन के माध्यम से लिखी गई थी। मजूमदार को पहले नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में क्या होता, थोड़ा सा अनबन होने की वजह से इन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में कौन एक व्यक्ति था जिसने पीने के हेतु जो दूध दिया गया उसे अस्वीकार कर दिया गया, और उसने कहा अब केवल मैं अपनी मां का दूध लूंगा। और इस परिपेज की जब बात की जाए तो ये राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, या फिर भगत सिंह के रूप में। खासा अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी के रूप में अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम प्रमुख रूप से, सर जी रिप्लाई नहीं करते हैं, जय हिंद, अच्छा जय हिंद, ठीक है, रिप्लाई कर दिया है, ठीक है।
बीडी सावरकर की डेथ कैसे हुई, अभी हमें कैसे पता, हम उस टाइम थे नहीं, ठीक है। पहली बात, अतार्किक क्वेश्चन ना करने की कोशिश करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें अपने परिपेक्ष को लेकर के, उसका संदर्भ क्या होगा, किसके परिपेक्ष में, खास करके अपनी फांसी से पूर्व कौन एक क्रांतिकारी थे जिसने कहा कि अब हम दूध नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, आप केवल अपनी माँ का दूध लेंगे। और इस परिपेक्ष में एक ही नाम आता है, क्या नाम आता है, खास करके जब हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए, जो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि एक लेखक शायर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका कहना था कि इस कदम वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, क्या है कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं जब कभी इश्क लिखता हूं ना, इनकलाब लिख जाता है। तो इस संकल्पना की जब बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि अब ये क्रांतिकारी यहाँ दूध पर के जीवित नहीं रहने वाला, बल्कि ये अपनी माँ का दूध पिएगा। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल, खास करके आप भी जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की जब बात की जाए तो उनको क्या किया था, जो काकोरी ट्रेन कार्रवाई होती है तो काकोरी ट्रेन कार्रवाई के लिए क्या किया गया था, फांसी दिया गया था। और बिस्मिल की जब बात की जाए तो कहाँ फांसी हुई थी, तो आप भी जानते हैं गोरखपुर में, गोरखपुर में काकोरी ट्रेन कार्रवाई की जब बात की जाए तो ये कब हुआ था, 9 अगस्त सन 1925 को ये कार्रवाई आपकी देख मिलती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अगर हम अपने यहाँ पे बात करें अशफाक उल्लाह खान, तो इनको कहाँ फांसी दिया गया, फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद में इनको फांसी दिया गया था। राजगुरु का संबंध तो अलग होता है, इनका संबंध भगत सिंह के साथ था, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो भगत सिंह राजगुरु वगैरह का अलग संदर्भ था। तो बिस्मिल को फांसी दी गई गोरखपुर के अंतर्गत, इन्होंने क्या कहा, इस बात को यहाँ पे स्वीकारा है। अशफाक उल्लाह का फैजाबाद में फांसी दिया गया है। और इसी के साथ आपने राजेंद्र लोहड़ी के बारे में सुना होगा, तो राजेंद्र लोहड़ी की जब बात की जाए तो इनको कहाँ फांसी दी गई, राजेंद्र लोहड़ी की जब बात की जाए तो इनको गोंडा में फांसी दिया गया। और रोशन सिंह की जब बात की जाए तो रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई, रोशन सिंह की जब बात की जाए तो इनको कहाँ पे, तो ये नैनी जो प्रयागराज का लोकेशन है वहां पे इनको फांसी दिया गया है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले जो सिपाही थे उनकी सबसे अच्छी खासी संख्या कहां से थी। अगर बिंदु की जब बात की जाए तो उसका नाम कहां से देख मिलता है, अनामिका जी आई चली गई का अच्छी बात है, यही इसीलिए हम ना रिप्लाई करते हैं, पता चलता है आदमी आया है चला जाएगा, ठीक है। खैर कोई ना, अच्छी बात है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां से थी, अनुष्का शर्मा, भगत सिंह, राम प्रसाद ओके, धीरेन्द्र यादव इलाहाबाद वाले, ठीक है, गोरखपुर वाले, शिवम पटेल, कई सारे लोग आपके जुड़े हैं। तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। अभी देखो देवेंद्र गुस्सा जाएंगे, तो भैया देवेंद्र गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम किसकी बात करें, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले। तो आज 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो उसमें भाग लेने वाले जो एक सिपाही का नाम था उसका संबंध कहाँ से आता है, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा अवध लोकेशन की जब बात की जाए, हमारा जो अवध का प्रांत था, अवध के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ से अच्छे खासे नंबर में क्या थे, सिपाहियों की संख्या आपको प्रमुख रूप से देखने मिलती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था, पूरा पूरा विद्रोह किया था। कहा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, आज रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो इनका जो अंतिम युद्ध था, उस अंतिम युद्ध के बात की जाए तो उसमें सामना करना पड़ा। अंतिम युद्ध में ह्यूरोज, नील या गफ या फिर हौलाक, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आज बिंद की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने मिलता है। अंकिता सिंह, मेरा कमेंट ऑफ रहता है, अच्छी बात है। निगम फैक्ट कह रहे हैं 120 में 80, 120 में 80 की हो तो अच्छी बात है। आज तो शायद कोई रिजल्ट आया है, ये हमारे से का शायद वार्डन का रिजल्ट आया का, एक बार देख लो, शायद कुछ रिजल्ट आया है, हमें याद नहीं है रहा, ठीक है। हमने भी देखा है कहीं फेसबुक या कहीं देखा है हमने, ठीक है। EMRS का जो आप बता रहे हो ना, एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल, तो उसका रिजल्ट कोई आया है। बहरहाल रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो इनके अंतिम युद्ध की जब बात की जाए तो ये कहाँ संबंधित है, तो ये खासा आपने सुना होगा ह्यूरोज, नील, गफ या फिर हौलाक। तो नाम क्या होता है, ह्यूरोज। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब हम बार बार चर्चा करते हैं तो आपको सदैव बताते हैं कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी, ध्यान रखिएगा, खूब लड़ी जनानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी नहीं। क्योंकि मर्दाना समाज क्या कर रहा था, बस अड्डे के पीछे जा कर के तेल ले लिया था और पूरी तरीके से अंग्रेजों के तलवों में तेल लगा रहा था। सीधे शब्दों में भाई गलत बात है ना, जब हमारे लोग क्रांति कर रहे हैं और उस दशा में ये लोग कहाँ जाके अंग्रेजों के साथ बैठे हुए हैं, क्या ही तर्क हो गया। तो मर्दाना समाज इनको क्यों माने,
इन्होंने पूरी तरीके से अंग्रेजों की ताव भगत करनी चालू कर दी थी। यहाँ पर शुद्ध रूप से जो अगर किसी ने लोहा लिया था तो वो एक महिला थी, एक जनानी थी। तो इसी कारण से ध्यान रखिएगा कि खूब लड़ी जनानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने कई बार सुना होगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ रही थी तो जब अपने दोनों हाथों में उन्होंने तलवार ले लिया, अपने पुत्र को खास करके अपनी पीठ पर बांध लिया, तो उस दशा में क्या हो जाता है, उस दशा में अंग्रेज भी डर गए थे। और इतना डर गए थे तो उसने ये बात कही भी है कि उस पूरे युद्ध में हमने केवल केवल एक ऐसे महिला को देखा जो लौह रक्त रंजित तलवार लेकर के बिल्कुल शेरनी की तरीके से हम लोगों के ऊपर बिफर पड़ी थी। तो बेसिक अगर देखा जाए तो उनका नाम संबंधित होता है हीरोज। एक्चुअली आपने फिल्म देखी होगी तो फिल्मों में किसको नाम दिया जाता है, हीरो को। तो हम कई बार कहते हैं कि इस पूरे युद्ध के हीरो का नाम किससे जुड़ता है, तो इस पूरे युद्ध का आप कह सकते हो हीरो जो था वह क्या नाम था, वह नाम था रानी लक्ष्मीबाई। अर्थात झांसी की रानी की जब बात की जाए तो झांसी की रानी का संदर्भ ध्यान रखिएगा जो इस युद्ध के हीरो के रूप में जानी जाती हैं। तो हीरो का संदर्भ ध्यान रखिएगा, हीरो से हीरोज याद रखिएगा, और रानी लक्ष्मीबाई तो आपकी है ही हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य क्या बोला गया कि एक ऐसी लौह रक्तरंजित तलवार लेकर के जिन्होंने क्या किया था, हम लोगों के दांत खट्टे कर दिए थे। परिपेक्ष नील की जब बात की जाए तो नील के बारे में आपने सुना होगा, खास करके ये अवध का जो प्रांत है वहां से इसका संबंध आपको दिख मिलता है। हैवलाक वगैरह की जब बात की जाए तो ये थोड़ा सा, जब आप प्रयागराज की बात करें तो वहां से इसका संबंध आपको दिख मिलता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध यहाँ पे आपको मिलता है। हालांकि अंतिम युद्ध की जब बात की जाए तो आपने मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में यह युद्ध आपका हुआ था। और इस परिपेक्ष में क्या हो जाता है, ये यहाँ पे वीरगति भी प्राप्त करती हैं रानी लक्ष्मीबाई। आगे की बात की जाए तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था होती है ये किस पर आपकी आधारित थी। अकबर के शासनकाल की जब बात की जाए तो अकबर के शासनकाल में जो शासन व्यवस्था थी वह कैसी आपको दिख मिलती है, खास करके मनसबदारी, सामंतवादी, जामंतवादी, या फिर आपके आईने दहसाला। अकबर की जब बात की जाए तो अकबर के समय काल में सैन्य व्यवस्था, देखिए अकबर की जब बात की जाए तो अकबर के समय काल में जो भू राजस्व थी अगर उसकी बात की जाए तो भू राजस्व व्यवस्था को किसने बदला था, तो भू राजस्व व्यवस्था को बदलने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था टोडरमल। आज टोडरमल की जब बात की जाए तो उनका संबंध कहां से है, तो वह यूपी के परिप्रेक्ष्य आपको दिखते हैं। खास करके आपने नाम भी सुना होगा कहां पर, हरदोई नाम का जिला, हरदोई नहीं सीतापुर। सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर की धरती से इनका संबंध है। बेसिक अगर देखा जाए तो इनके परिपेक्ष की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, अकबर के दरबार में एक पद्धति लाई जिसे हम कहते हैं दहसाला पद्धति। और ये दहसाला पद्धति किससे संबंधित थी, तो ये आपके भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। तो भू राजस्व व्यवस्था को लेकर के यह दहसाला पद्धति आपको देखने को मिल जाती है। अब अगर देखा जाए तो दहसाला पद्धति तो जब आपकी भू राजस्व व्यवस्था से हो गई तो सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो सैन्य व्यवस्था आपने देखा भी होगा इसके समय काल में जब बात की जाए तो इसके समय काल में क्या थी, मनसबदारी व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था मतलब आप जानते हो कि जैसे किसी के पास अगर 40 घोड़े थे तो उनको एक मनसब माना गया, कह सकते हो किसी के पास अगर 80 घोड़े थे तो उनको 2 मनसब माना गया। तो इसी तरीके से आपके घोड़ों की संख्या के आधार पे जितने घुड़सवार होते थे उसके आधार पे, जैसे हमारी सेना में आज टुकड़ी होती है तो सेना में टुकड़ी होती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा एक टुकड़ी में कम से कम 20-30 सैनिक आपके क्या होते हैं, देखे मिलते हैं। तो उसी तर्क पर जितने आपके घुड़सवार या मनसब होते थे उसी के आधार पे उनकी रैंक तय होती थी। तो उसी रैंकिंग की जब बात की जाए तो यह सैन्य व्यवस्था आपको उस समय काल में दिख मिलती है। हालांकि अकबर की जब बात की जाए तो अकबर का दरबार ध्यान रखिएगा अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। और 9 रत्नों की जब बात की जाए तो 9 रत्नों की संकल्पना क्या थी, 9 रत्नों के बारे में खासा ध्यान रखिएगा। इसके दरबार में जो 9 रत्न हुआ करते थे अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। आज 9 रत्नों की जब बात की जाए तो उनमें कुछ नाम हमारे यूपी से समित थे, जैसे एक नाम आपके बीरबल का। बीरबल की जब बात की जाए, बीरबल कहाँ से, तो ये आपके कालपी जालौन से समित थे, खास करके महेश बाबी कुरीप में। इवन आप कह सकते हो इसी में जैसे टोडरमल, टोडरमल कहाँ से समित थे, तो टोडरमल का जो संबंध था वह आपके यूपी के सीतापुर से समित थे। एक नाम और आपने सुना होगा अबुल फजल। अबुल फजल की जब बात की जाए तो अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, ये आगरा से समित है। और इसने क्या किया था, इसने खास करके बेसिक अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से क्या किया गया था, अकबरनामा नाम की जो पुस्तक होती है या आईने अकबरी, वह पुस्तक आपकी लिखी गई है। तो अबुल फजल और साथ ही साथ आपने शेख फैजी का नाम सुना होगा, यह भी इसी के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे लोग अकबर के शासनकाल के दरबार में रहने वाले लोग खास करके हमारे यूपी से समय थे। एक नाम और ध्यान रखिएगा, तानसेन। हालांकि तानसेन की जब बात की जाए तो तानसेन हमारे यूपी से नहीं थे, ये मुख्य रूप से एमपी से थे। लेकिन इनकी जब बात की जाए तो ये अकबर के दरबार में थे। इनके गुरु का नाम ध्यान रखिएगा, इनके गुरु जो थे, गुरु की जब बात की जाए तो गुरु हमारे यूपी से थे हरिदास।
हरिदास की जब बात की जाए तो हरिदास का संबंध क्या था, तो हरिदास मथुरा में रहते थे। और अगर इनकी बात की जाए तो हरिदास मथुरा में रहते थे तो इनका संदर्भ क्या था, इन्होंने वैसे तो देखा जाए तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, तानसेन को संगीत की शिक्षा दी थी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, हरिदास और तानसेन। हालांकि हरिदास के साथ एक नाम और आपने सुना होगा कई बार जब हम बात करते, तानसेन के गुरु भाई थे जिनका नाम था बैजू बावरा। इनका नाम वैसे बैजू बावरा नहीं था, ठीक है, लड़की का चक्कर बाबू भैया। ठीक है, वास्तविक नाम इनका क्या था, वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम था बैजनाथ। गुजरात के रहने वाले थे, बहुत तेजस्वी लड़का था, बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का था। लेकिन वही है, क्या हो जाता है, लड़की का चक्कर, और लड़की इतना जान इसका खा लेती है, इतना जान खा लेती है कि बेचारा पागल होकर के घूमने लगता है। तो लोग इसको क्या बोलते हैं, और देखो बौराहवा जा रहा है, बौराहवा से बैजू बावरा नाम इनका पड़ जाता है। वैसे बॉलीवुड वाले भी बहुत हमारे लोगों के इमोशन के साथ खेलते हैं। पिछले दिनों में हमें एक फिल्म दिखाए थे, शादी में जरूर आना है, जब में ये दिखाया गया कि लड़की जब सत्तू भैया का दिल तोड़ देती है तो सत्तू भैया इलाहाबाद चले जाते हैं, इतना पढ़ाई इतना पढ़ाई इतना पढ़ाई, आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, खास करके लक्ष्मीकांत वगैरह किताब लेकर के, महेश दास की किताब लेकर के कहाँ पहुँच गए, आपके रमेश चंद वगैरह की पहुँच गए मुखर्जी नगर तैयारी करने, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक तो कहा गई फिल्म आ गई है, कौन सी आई है, 12th फेल आई है। वह हमें बताया जा रहा नहीं नहीं, लड़की दिल तोड़े तभी नहीं आपका आईएएस बनता है, लड़की जब आपके साथ रहेगी तभी आपका आईएएस बनेगा। ससुरा समझे में नहीं आ रहा, लड़की रखें या फिर लड़की छोड़ दें। ठीक है, बहरहाल ये बॉलीवुड वाले होते पूरा मनोरंजन करने के लिए। आपका धैर्य से एक ही संदर्भ होना चाहिए, किताबों से केवल लगाव रखिए बार बार, क्योंकि किताबों का एक ही मंतव्य है कि अगर बेवफा भी होंगी ना तो वो आपको एक ऊंचाई तक पहुंचा के छोड़ेंगी। ठीक है, बैजू बावरा ये भी पगला गए थे। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगर देखा जाए तो इसका परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलता है। यह कथन किसका है, बेसिक अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसके जाति, संप्रदाय, इन सब के बारे में ना पूछे, अगर उसकी बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या फिर आपके चैतन्य का, बेसिक अगर देखा जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से होता है। जाति धर्म की जब बात की जाए तो ये किससे समित होता है, तो आपने कई बार सुना होगा रामानंद के बारे में। रामानंद की जब बात की जाए तो जो वर्तमान में आप क्या हो जाते हैं, कबीर के गुरु होते हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इन्होंने कबीर के बारे में कभी नहीं पूछा। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो रामानंद का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि रामानंद की जब बात की जाए तो ये जाति संप्रदाय के बारे में पूरी तरीके से संकल्पना नहीं रखते थे। आप कहाँ से लाइव हैं, दिल्ली से लाइव हैं भैया। ठीक है, बाकी आप भी जानते हैं कि अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर का संदर्भ कहाँ से है, तो ये तो बनारस के परिप्रेक्ष्य देख मिलते हैं। और बनारस के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा किसके बारे में, कबीर चौरा नाम का लोकेशन। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा बनारस के परिप्रेक्ष्य नीरू और नीमा, क्या नाम होता है, नीरू और नीमा, ये इनके माता पिता हो जाते हैं और कमाल और कमाली इनके पुत्र पुत्री के रूप में जाने जाते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो कबीर के बारे में आपने सुना होगा, इनके बारे में पूछा जाता है ये भाषा कौन सी प्रयोग करते थे, तो इनकी जो भाषा हुआ करती थी वह सदुक्कड़ी हुआ करती थी। कैसी भाषा थी, सदुक्कड़ी की जब बात की जाए तो सदुक्कड़ी के रूप में नाम लिया जाता है। ठीक है, बाकी यही पर नाम ध्यान रखिएगा रैदास के बारे में। रैदास का भी संबंध आपके बनारस से था। अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या थे, ये पेशे से मोची समुदाय से समित थे और इनका मानना था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, तो ये जो कथन है वो इनका काफी फेमस है, वो आपको यहाँ से देख मिलते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर एक नाम देख मिलता है और उस नाम की बात की जाए तो किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को क्या किया, आरंभ कराया। नवरोज नाम के त्योहार की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इस नाम को हम किस परिपेक्ष में देख पाते हैं, कबीर के परिपेक्ष में अगर हम बात करें फारसी त्योहार नवरोज। फारसी त्योहार नवरोज की जब बात की जाए तो यह किसके माध्यम से आपका शुरू किया गया, कबीर के मेहरारू का नाम था, ये तो हमें नहीं पता भैया। ठीक है, हमें नहीं याद आ रहा है, आपको पता हो तो बताएं। अब जो परीक्षा में पूछा जाएगा वही याद रहेगा कि मतलब सबके घर परिवार का हम यहीं राशन कार्ड बनाने के लिए बैठे हैं, मतलब कुछ और इसे भी कबीर अब रहे नहीं तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। उनकी पत्नी कौन थी, कौन थे, जो परीक्षा में पूछा गया उसी के बारे में हमें पता है, आपको बता देते हैं जो हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। उस पत्नी के बारे में हमने कभी ना सुना, सुना भी होगा तो हो सकता है याद नहीं आ रहा। ठीक है, बहरहाल किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया, तो नवरोज की जब बात की जाए तो ये बलबन के माध्यम से शुरू किया गया था। बलबन बेसिक अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा, परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसके शासनकाल में आपने सिजदा और पैबोस का भी नाम सुना होगा। किसके बारे में, सिजदा और पैबोस,
खासा अगर देखा जाए तो सिजदा और पैबोस का संदर्भ क्या था, वही खास करके जो हमारा शासन के अंतर्गत सल्तनत में आप कह सकते हो राजा होता है, उस राजा के पैर को चूमना, और राजा के पैर के चूमने के अलावा अगर देखा जाए तो पेट के बल लेट करके राजा को क्या करना, एक तरीके से कह सकते हो सम्मान करना। तो सिजदा और पैबोस की जब बात की जाए तो इसका भी नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है, खास करके बलबन के शासनकाल में। दिल्ली के किस एक सुल्तान की जब बात की जाए तो उसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया। क्या किया? रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति अपनाने का मतलब आप कह सकते हो कि उसने क्या किया था, तलवार का शासन किया। मतलब जितने भी लोग विरोधी थे टै मार दिया, ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति की जब बात की जाए तो ये किसके माध्यम से, इल्तुतमिश के माध्यम से, बलबन के माध्यम से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के माध्यम से, या फिर फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से। लोई था, अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है, लोई जी उनकी पत्नी थी। चलो यहां पर हम किसकी बात करें, रक्त और लोह की नीति, यह प्रमुख रूप से हमें देखने मिलता है। यह नाम प्रमुख रूप से हमें देख मिलता है। नाम संबंधित होता है इल्तुतमिश से, बलबन से, या फिर आपके जलालुद्दीन फिरोज खुलजा के रूप में, या फिर आपके फिरोज शाह तुगलक के रूप में। तो इनका नाम संबंधित हमें देख मिलता है। हमारे यहाँ पर खास करके किसका संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो ये पुनः क्या हो जाएगा, यही आपका बलबन। बलबन की जब बात की जाए तो बलबन का नाम प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। खासा कहा जा रहा है कि एक बिंदु बताइएगा कि मंगोल आक्रमणकारी ये जो चंगेज खान था, चंगेज खान की जब बात की जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से यह किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में खास करके जो चंगेज खान है, चंगेज खान यह प्रमुख रूप से आपके भारत में प्रवेश किया था। इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम किस रूप में देख पाते हैं, ये नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, इल्तुतमिश के काल में, बलबन के काल में, या फिर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, आज चंगेज खान की बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर कब आए थे, चंगेज खान। बेसिक अगर देखा जाए तो चंगेज खान के बारे में आपने कई बार सुना होगा। हालांकि ये यहाँ पे आ नहीं पाया था क्योंकि समझौते के बाद क्या किया गया था, इसको रोक दिया गया था। नहीं तो ये आता तो पूरे भारत में पूरा कह सकते हो उसी टाइम पे विरोध हो जाता, मतलब बड़े लेवल का युद्ध होता। लेकिन ये क्या हो गया, ये आया तो था लेकिन इसे क्या किया गया, समझदारी के साथ रोक लिया गया था। तो ये समय संकल्पना किसकी आपको देखने को मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इल्तुतमिश के काल में, बलबन के काल में, या फिर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में। किससे संबंधित इनका नाम देखे मिलता है। खासा अगर इनकी बात की जाए तो ये किसके काल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाम की जब बात की जाए तो जफर खान हैं, लोकेंद्र राजपूत हैं, पीयूष कुमार हैं, सूफिया हैं, अंकिता सिंह हैं, विवेक वर्मा हैं, विनीत वर्मा हैं, शिवम पटेल हैं, ठीक है, विनीत वर्मा हैं, शिवम, कई सारे लोग, ठीक है। तो आप लोग एक काम और करिएगा कि अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और क्या करिएगा, शेयर भी करिएगा। लाइक और शेयर करने के परिप्रेक्ष्य में अपने दोस्तों मित्रों के पास क्या करेगा, इस सेशन को भी पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो विद्युत की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। भारत की जब बात की जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में यह चंगेज खान का नाम प्रमुख रूप से, ये हमारे यहाँ पर किसके शासनकाल में प्रमुख रूप से आए थे। चंगेज खान की जब बात की जाए तो चंगेज खान किसके शासनकाल में आपके आए थे, ये किसके शासनकाल में आए थे। तो इनका नाम जो संबंधित होता है ये खास करके आपने सल्तनत काल में कई सारे राजाओं के बारे में सुना होगा। तो सल्तनत काल की जब बात की जाए तो सल्तनत काल में आप भी जानते हैं, सल्तनत के बारे में हमने कई बार बताया है। एक सूत्र याद रखिएगा, उससे आपको पता हो जाएगा क्या कि गुलाब खिले, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अब गुलाब खिले तो सांस लो का मतलब क्या होगा, गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, खिलजी के अलावा तुगलक वंश, तुगलक के अलावा सैयद वंश, और सैयद के बाद क्या होता है, लोदी वंश। क्योंकि आप भी जानते हैं लोदी के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर मुगल सत्ता शुरू हो जाती है। तो यह सल्तनत काल के अलग अलग राजाओं की बात आती है। अब राजाओं की जब बात की जाए तो राजाओं के परिप्रेक्ष्य में खासा ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम सीमा पर जो चंगेज खान आता है उस समय काल में हमारे दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जब बात की जाए तो इल्तुतमिश की जब बात की जाए तो उसने क्या किया था, एक वहां का व्यक्ति था जिसको शरण देने की बात आई थी, जिसको हम नाम देते हैं मंगता रानी। क्या नाम देते हैं, मंगता रानी। अगर इनकी बात की जाए तो अगर इनको ये शरण दिया होता तो उस समय क्या होता, विरोध होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको खास करके शरण देने से मना कर दिया था। क्या नाम था, मंगता, मंगवा रानी,
मंगवा रानी, ठीक है। मंगवा रानी की जब बात की जाए तो मंगवा रानी को इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने यहाँ पे शरण देने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उस दशा में क्या होता है, चंगेज खान इससे कोई विरोध नहीं करता है, बाद में क्या होता है, वापस चला जाता है। तो उस टाइम की जब बात की जाए तो इस टाइम के संदर्भ में क्या होता है, इल्तुतमिश का नाम ध्यान रखिएगा, जिसके समय काल में चंगेज खान क्या था, आपके उत्तर पश्चिम सीमा तक आया था। हालांकि उसके बाद क्या हो गया था, वापस चला गया था। बात की जा रही कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक क्या माना जाता है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक किसे माना जाता है। नाम की जब बात की जाए तो इसका नाम संबंधित होगा, अभी हमने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, ये संबंधित किससे थे, तो ये आपके गुलाम वंश से संबंधित थे, ठीक है। गुलाम वंश के नींव रखने वाले इनका नाम आता है। रजिया के बारे में आपने सुना होगा कई बार, पहली महिला मुस्लिम शासिका के रूप में, पहला महिला मुस्लिम शासिका की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। मुख्य रूप से जो शासक बनता है, आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के परिपेक्ष में, खासा अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जो आगे चल करके क्या होता है, शासक बनता है। और शासक बनने की जब बात की जाए तो शासक बनने की परिपेक्ष में क्या हो जाता है, खासा अगर देखा जाए तो उसने क्या किया, इसकी जब बात की जाए तो उसने जो सुल्तान थे, खलीफा, उनसे क्या किया था, आप कह सकते हो कि सुल्तान की पदवी को धारित किया। और इस परिपेक्ष में आप कह सकते हो कि स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, यह शासक के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम मुस्लिम शासक की बात की तो पहला मुस्लिम शासक के रूप में किसका नाम आता है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश का आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब बात की जाए तो गुलाम वंश से संबंधित माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, जिसे हम विगत काल में संयुक्त प्रांत के रूप में जानते हैं, उसके पहले गवर्नर का नाम आता है। पहले गवर्नर की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से जियाउद्दीन मंगबरनी, हाँ तो वही तो है, मंगबरनी। संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो उसके गवर्नर के रूप में किसका नाम देख मिलता है, तो गवर्नर की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, ये संयुक्त प्रांत की बात चली है। और संयुक्त प्रांत की जब बात की जाए तो संयुक्त प्रांत का संदर्भ कब से आता है, तो संयुक्त प्रांत जैसे हम उत्तर प्रदेश के रूप में जानते हैं तो उसके पहले गवर्नर के नाम आता है। पहले गवर्नर की जब बात की जाए तो पहले गवर्नर का नाम क्या हो जाता है, तो खासा आपने सुना होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जब बात की जाए, जब 1947 में क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद होता है, तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा। यूपी की जब बात की जाए तब इस टाइम पे क्या था, इसका नाम संयुक्त प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत के गवर्नर के रूप में किसका नाम आता है, तो संयुक्त प्रांत के गवर्नर के रूप में आपके सरोजनी नायडू का नाम आता है। और कई बार आपने इनके बारे में सुना भी होगा, ये देश की भी पहली और यूपी की भी क्या हो जाती हैं, पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो पहली महिला की जब बात की जाए तो देश की और यूपी की पहली महिला प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी जन्मस्थली हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से हमें देख मिलता है, ये नाम होता है आगरा, बनारस, झांसी या फिर आपके वृंदावन से। कहाँ से इनका संबंध देख मिलता है, महारानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए, महारानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो इनका संबंध क्या होगा, तो रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इनके बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम आपने कई बार सुना होगा। इनको बचपन में अलग अलग संदर्भों में बुलाया जाता था, जैसे एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, हमारे यहाँ पर इनको एक नाम दिया जाता है मनु। इसके अलावा मणिकर्णिका, साथ ही साथ आपका छबीली, ये इनके बचपन के नाम थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जन्म हुआ था बनारस में। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो इनका जो लालन पालन था, अगर उनकी बात की जाए तो ये कहाँ पे किया गया था, तो लालन पालन हुआ था बिठूर कानपुर में। और इनके शादी की जब बात की जाए तो शादी कहाँ पे हुई थी, तो शादी आप जानते हैं झांसी में। और झांसी में खास करके एक राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव, तो गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हुई थी। कई बार आपने सुना होगा इन्होंने एक पुत्र भी अपने साथ रखा था, और उस पुत्र को क्या नाम दिया गया था, उस पुत्र को नाम दिया गया था दामोदर राव इनके पुत्र को नाम दिया गया था। बेसिक अब देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो इनका जन्म आपके बनारस में देखने को मिल जाता है। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इनका जन्म होता है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो बरेली विद्रोह के नेता, अब आप भी जानते हैं कुंवर सिंह की जब बात की जाए तो ये तो बिहार से समय थे। बिरजेश कादिर की जब बात की जाए तो बिरजेश कादिर कोई नेतृत्व तो नहीं किए थे, अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध था वो बेगम हजरत महल के पुत्र के रूप में।
मौलाना अहमद शाह की जब बात की जाए तो मौलाना अहमद शाह आपके कहाँ से संबंधित थे? ये आपके फैजाबाद से संबंधित थे। तो बचा कौन? खान बहादुर। खान बहादुर की जब बात की जाए तो ये यहाँ से संबंधित थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में खास करके सामना करना पड़ा। अच्छा, मुझे लगता है पहले क्वेश्चन का आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूरोज का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग संदर्भों को लेकर के हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के संदर्भ को अब हम यहीं पर विराम देंगे। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आप भी जानते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चला जाना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी क्या होगा, इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हम बार बार कहते हैं कि आपको क्या करना है, एक काम जरूर करना है कि जीके जीएस भाई अमित पांडे को सर्च करना है, तुरंत आपको क्या हो जाता है, ये चैनल मिल जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के परिपेक्ष में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं थ्योरी के छोटे छोटे पार्ट आपके साथ कवर कराए जा रहे हैं। जैसे यूपी में यूनेस्को साइट आज हमने किया, यूपी के वन्य जीव विहार, यूपी के प्रमुख मेले, यूपी के प्रमुख महोत्सव, यूपी में प्रमुख नियुक्तियाँ, शॉर्ट के माध्यम से भी हम आपके बीच आते रहते हैं। आज हमने एक चीज़ बताई है आपको कि यूपी के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, यूपी में आप कह सकते हो कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीआईएसएफ की पहली महिला कौन सी। तो ऐसे छोटे अपडेट आपके साथ लाइव क्लासेज में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शामिल होती हैं। शनिवार का दिवस ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनिवार को हम एक विशेष मैराथन आपके साथ थ्योरी वाला फिर से करने वाले हैं। और शनिवार के अलावा रविवार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रविवार को उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर जो बचा पार्ट है उसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार हम आपसे कहते हैं, इसको जरूर करिएगा। बाकी कोई नई संकल्पना, कोई नया उद्देश्य, कोई नई बिंदु होती है तो उसे भी हम आपके साथ क्या करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। चैनल के बारे में जैसा कि हमने बताया, टेलीग्राम का लिंक तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक को और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको क्या कर सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी संदर्भों के लिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः मिलते हैं आधारित करते हुए अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।